So welcome back to your own channel Bioras with AUG. Today आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई को. तो लेट्स बिगिन. सी किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें, इसके अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. वो सभी के सभी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. और हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं. सेप्रोफिटिक का मतलब यह है कि क्या करते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं. यानी जितने भी आपके फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी डेट्राइटस पड़ा होता है, डेट्राइटस क्या होता है, जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं उनको बोलते हैं डेट्राइटस. उनके ऊपर वो ग्रो कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और उनके ऊपर ही फीड करते थे. इसलिए इनको हम बोलते हैं कि इनमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है. अगर हम बात करें ये मॉर्फोलॉजी की, अगर हम इनकी बात करें, इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें, तो ये बहुत डाइवर्सिटी शो करते हैं. अलग अलग ये बाहर से जिनका फीचर्स होते हैं अलग अलग फंजाई में अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. तो इनमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के टर्म्स में अगर हम बात करें. उसके अलावा अगर हम बात करें, जो अब एनसीईआरटी क्या करती है, हमें कुछ इसके एग्जांपल्स देती है कि अगर हम बात करें, हम देखते हैं कॉमन, हम जो देखते हैं ब्रेड मोल्ड हो गई, ब्रेड मोल्ड हो गई, है ना. ब्रेड मोल्ड क्या होती है, जैसे आप देखोगे सुबह सुबह, जैसे आप देखोगे कई बार क्या होता है कि आप ब्रेड को ऐसे ही रख देते हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ आप देखोगे हरा हरा सा, है ना, कुछ वाइट वाइट सा कुछ ऐसे लग जाता है. तो वो क्या होती है, फंगस होती है. वो क्या होती है, फंगस होती है. और उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है. इसको बोलते हैं राइजोपस, ठीक है. हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम इसको बोलते हैं हम राइजोपस. नेक्स्ट आता है, देखो, तो ये जो आपके, ये भी एक फंजाई का एग्जांपल है. देन आपके जितने भी रोटन फ्रूट्स होते हैं, रोटन फ्रूट्स में जो आप देखोगे, रोटन फ्रूट्स में भी आपके फंजाई लग जाती है, ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें, जो मशरूम्स खाते हैं, जो एडिबल मशरूम्स होते हैं वो भी फंगस होते हैं. जो टोडस्टूल्स होते हैं वो भी मशरूम जो होते हैं, मशरूम जो होते हैं वो भी फंगस होते हैं. जो टोडस्टूल्स होते हैं वो भी फंगस होते हैं. तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंगस. तो फंगस आपको बहुत जगह देखने को मिलती है, ठीक है. अगर आप देखो मस्टर्ड लीव्स की अगर हम बात करें, मस्टर्ड लीव्स की अगर हम बात करें, ये भी हम पढ़ेंगे एक आगे जाके फंगस एल्ब्यूको. ये उसमें पैरासाइट होती है, ये उसमें रस्ट कोज करती है. ये जो होती है इसमें वाइट वाइट कलर के इस तरह स्पॉट कोज करती है. तो याद रखना, जो एल्ब्यूको होती है वो मस्टर्ड के अंदर क्या करती है, वाइट कलर के स्पॉट्स कोज करती है. ये हम पढ़ेंगे आगे जाके. तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि हमारे पास इस तरह से अलग अलग फंजाई के एग्जांपल होते हैं, चाहे वो ब्रेड मोल्ड हो, चाहे वो रोटन फ्रूट्स के ऊपर जो फंजाई होती है वो होंगी, या फिर जो मशरूम हम खाते हैं एडिबल मशरूम्स जो होते हैं वो भी फंगस है. जो टोडस्टूल्स होते हैं वो भी फंगस होते हैं. उसके अलावा जो हम यीस्ट खाते हैं, है ना, जो हम जिसको यूज़ करते हैं ब्रेड को बनाने के लिए, है ना, बियर्स को बनाने के लिए, वो भी आपके इसका एग्जांपल आती है. अगर हम बात करें मस्टर्ड के अंदर, तो मस्टर्ड के अंदर भी आपकी एक फंगस जो होती है जिसका नाम होता है एल्ब्यूको, वो एक पैरासाइट की तरह काम करती है. वो उसकी लीव्स के ऊपर वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स कोज करती है, ठीक है. इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं. नेक्स्ट आता है, देखो, बहुत सारे अदर फंजाई भी होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में बाकी की डिसीजेस कोज करती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें पक्सीनिया की, ये क्या करती है, याद रखना, ये भी आपका एक तरह से पैरासिटिक फंजाई होती है जो बीमारी कोज करती है, ठीक है. ये प्लांट्स में कोज करती है पक्सीनिया. उसके अलावा वो कह रहे हैं ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फंजाई जो है वो बीमारियां वगैरह कोज करती हैं, वो सिर्फ पैरासाइट्स की तरह मिलती हैं, ऐसा नहीं है. जो फंजाई है उसका यूज़फुल फंक्शन भी आपको देखने को मिलता है. फंजाई से आपको एंटीबायोटिक्स भी मिलती हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम. अगर हम बात करें पेनिसिलियम की, इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलती हैं. तो याद रखना, फंजाई के कुछ यूज़फुल यूजेस भी हैं जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करते हैं. जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से हमें एंटीबायोटिक मिलती है जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन. इसको यूज़ किया जाता है बैक्टीरियाज को मारने के लिए. देन फंजाई जो होते हैं, याद रखना, वो कॉस्मोपॉलिटन होता है. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये हर जगह मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं. ये हवा में भी एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं, इवन ये एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी मिलते हैं, जिसका अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे. और भी एग्जाम्पल्स होते हैं.
याद रखना, ये जो फंजाई होती है ये क्या प्रेफर करती है, ये वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स प्रेफर करती है। ये ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स प्रेफर करती है। यही रीज़न है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा खाना ठंडा रहे और उसके ऊपर फंगल ग्रोथ ना हो सके। उस तरह आप देखो, जब भी बारिशों का मौसम आता है, जब भी बरसातें शुरू होती है, तब ज़्यादा फंगस उगने लगती है, क्योंकि फंगस को ग्रोथ के लिए ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए, हल्का सा वार्म इन्वायरमेंट चाहिए। ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है, देखो अगर हम बात करें, जो फंजाई होती है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ही होती हैं, लेकिन कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिसका एग्जांपल है यीस्ट। तो याद रखना, मोस्टली जो होती है फंजाई वो मल्टी सेलुलर होती है, एक्सेप्ट आपका एक यूनिसेलुलर फॉर्म भी आपको याद रखनी है, विच इज़ यीस्ट। ये जो यीस्ट होती है, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, याद रखना, ये होती है आपकी ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। इस तरह से हमें याद रखना है कि जो हमारा यीस्ट होती है वो एक तरह की यूनिसेलुलर फंजाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे फंजाई होती हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह से होती है, याद रखना, ये जो होते हैं इनमें लंबे लंबे फिलामेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम माइसीलियम, इनको बोलते हैं हम हाइफा। और ये जो इनका कलेक्शन होता है ना, सभी हाइफा को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो याद रखना, जो इनकी बॉडी होती है ये किससे बनी होती है, लंबे लंबे स्लेंडर पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिनको क्या बोलते हैं, हम हाइफा बोलते हैं। और इन हाइफा का जो नेटवर्क बनता है, इनका जो एक रेटिकुलम बनता है, एक नेटवर्क बनता है, इसको बोलते हैं हम माइसीलियम। अब देखो, कुछ हाइफा जो होते हैं, दो तरह के हाइफा मैं बना रहा हूँ, उनमें क्या होता है, बीच में इस तरह से सेपरेशन होती है प्रेजेंट, इस तरह से बीच बीच में सेपरेशन प्रेजेंट होती है। और कुछ होते जिनमें सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि इस तरह से, जिनमें सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखो, उसके अंदर हर सेगमेंट के अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है। तो इस तरह से आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम सेप्टेट हाइफा। इनको क्या बोलते हैं हम, सेप्टेट हाइफा। और इनको क्या बोलते हैं हम, ए सेप्टेट हाइफा। इनको क्या बोलते हैं हम, ए सेप्टेट हाइफा। तो इनमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, और ये याद रखना है इसमें कौन सी कंडीशन होती है, इनमें सिनोसिटिक कंडीशन होती है। देखो, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दो तरह की होती है, एक होती है सिंसीशियम और एक होती है सिनोसिटिक। सिंसीशियम में क्या होता है, देखो सिंसीशियम वेरी इंपॉर्टेंट। सिंसीशियम में क्या होता है, देखो सिंसीशियम में क्या होता है, आपके पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये आपस में फ्यूज़ कर गए और उससे क्या बन गया, आपके पास एक नया सेल बन गया जिसमें क्या है, दो हैं। दिस इज सिंसीशियम, ठीक है, जहाँ पर क्या है, दो इंडिविजुअल सेल्स फ्यूज़ कर गए और इन्होंने एक बड़ा सेल बना दिया, तो इस तरह से इसमें दो न्यूक्लियस आ गए। तो ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और एक होती है सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक में क्या होता है, जो कि सिंसीशियम। एक होती है आपकी सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है, आपके पास ये एक सेल है, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, लेकिन फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। मतलब इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, उसने बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए, लेकिन फर्दर सेल डिवाइड नहीं किया। तो इस तरह से एक सेल के अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। तो इसको बोलते हैं हम सिनोसिटिक कंडीशन, जो कि हमें यहाँ पर हाइफा के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है फंजाई के अंदर, वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। याद रखना, जो काइटिन होता है ये एक होमोपोलीसेकेराइड होता है, और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड।
और एक ये इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है, नैग। तो याद रखना ये बहुत सारे नैग की कंटिन्यूस यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये काइटिन से बना होता है। और एनसीईआरटी एक और कहती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, याद रखना यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स भी है, हम इसको ध्यान नहीं देते पर याद रखना एनसीईआरटी में काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स लिखे हैं। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें ये जो होते हैं फंजाई की, तो देखो ये जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं। किनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। दो तरह के ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, एक तो ये बनाते हैं एल्गी के साथ, तो फंजाई प्लस एल्गी, और एक ये बनाते हैं हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। तो दूसरा ये बनाते हैं फंजाई प्लस हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स। अभी सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, देखो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। तब ये क्या होता है, देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको हम प्लस प्लस रिलेशनशिप कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स, देखो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में बेनिफिट हो रहे होते हैं। यानी आपके पास समझो एक ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये साथ साथ रह रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, इसको भी फ़ायदा मिल रहा है और इसको भी फ़ायदा मिल रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, दोनों को म्यूचुअल, इसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट मिलना। जब दोनों को बेनिफिट मिलता है तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट होना। तो इन दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट मिल रहा है, जो चीज़ इसके पास नहीं थी वो इसको मिल रही है और जो चीज़ इसके पास नहीं थी वो चीज़ इसको मिल रही है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट मिलना, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो याद रखना दो तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है फंजाई, एक तो एल्गी के साथ और एक हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइकन्स। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी के साथ उसको क्या बोलते हैं हम, लाइकन्स, और जो हायर प्लांट्स के साथ बनाते हैं इसको बोलते हैं माइकोराइजा। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, देखो इसका क्या बेनिफिट होता है। जब ये लाइकन्स बनाता है तो लाइकन्स के अंदर क्या होता है, ये जो आपका होता है फंजाई, इसको क्या बोलते हैं माइकोबायोन्ट, याद रखना इसको क्या बोलते हैं माइकोबायोन्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम फाइकोबायोन्ट, इसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फंजाई होता है इसका काम होता है पानी एब्जॉर्ब कर करके एल्गी को देना, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर करके एल्गी को देना, और एल्गी का काम होता है इसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करना। तो इस तरह से फंजाई के पास जो फूड नहीं मिलता था, उसको शेल्टर नहीं मिलता था, उसको एल्गी से मिल गया, और एल्गी को जो वाटर एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आती थी वो फंजाई से पूरी हो गई। इस तरह से हेल्प करते हैं। उसी तरह जब हम बात करें फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स की, तो यहाँ पर भी ये क्या करता है, इसको पानी एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है फंजाई, और बदले में इसको क्या करता है, फूड एंड शेल्टर देता है। तो इस तरह से याद रखना ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की मदद कर रहा है, दूसरा जो है वो पहले वाले की मदद कर रहा है, और इस तरह से वो साथ में रह रहे हैं, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पर दो तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है फंजाई के केस में, एक एल्गी के साथ, एक हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। जो एल्गी के साथ होता है उसको बोलते हैं लाइकन्स, और जो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ होता है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें जो फंजाई होता है वो पैरासाइट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हम वैसे भी जानते हैं, दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। जैसे एग्जांपल मैंने दे ही दिया, प्लांट्स के एग्जांपल क्या है आपका, एल्ब्यूगो, पक्सीनिया, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ प्लांट्स हो गए। भाई अगर मैं एनिमल्स के एग्जांपल करूँ तो एनिमल्स के एग्जांपल हमें पता ही है, जैसे रिंगवॉर्म हो गया है ना, एथलीट्स फुट हो गया, तो ये सब क्या है, पैरासिटिक फॉर्म ही तो है इसकी। तो याद रखना पैरासिटिक फॉर्म में मिलता है, सैप्रोफिटिक हमने बता ही दिया। नेक्स्ट आता है, देखो अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें, जो फंजाई होता है इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, तो देखो जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव तरीक़ों से होती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, बडिंग से। तो याद रखना रिप्रोडक्शन बहुत अलग अलग तरीक़ों से इसमें हो सकती है। एक तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक एसेक्सुअल तरीके से होती है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल तरीके से भी होती है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, वेजिटेटिव मीन्स से भी होती है। याद रखना वेजिटेटिव मीन्स की अगर मैं बात करूँ फ्रेगमेंटेशन से भी होती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका हाइफा होता है ये किस में टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और ये हर फ्रेगमेंट जो होता है फर्दर पूरा का पूरा एक नया हाइफा बना देता है। तो इस तरह से देखो एक हाइफा से और हाइफा बन गए, इस तरह से एक हाइफा से और हाइफा बन गए, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देन फिजन भी देखने को मिलता है। फिजन में क्या होता है कि आपके पास एक फंजाई है वो फर्दर दो फंजाई में टूट गया बेसिकली, इसको बोलते हैं फिजन।
नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग भी देखने को मिलती है, जैसे यीस्ट में आपको बडिंग देखने को मिलती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यीस्ट। इसमें क्या होता है, इस तरह से एक आउटग्रोथ निकल आती है बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं हम बड। यीस्ट की बात हो रही है, यूनिसेलुलर फॉर्म है ना, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से एक बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ निकल आती है, इसको बोलते हैं बड। बाद में जाकर ये बड इसमें से डिटैच हो जाती है, ये अलग हो जाती है और एक नया यीस्ट बना लेती है। तो इस तरह से यीस्ट में बडिंग भी देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी 3 आपको वेजिटेटिव मीन्स देखने को मिलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। उसके अलावा हमें एसेक्सुअल मीन्स भी देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल मीन्स भी देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल मीन्स की अगर मैं बात करूँ तो कैसे देखने को मिलते हैं, देखो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। इनमें क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोनिडिया, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर्स, जैसे कि जू स्पोर्स। तो इस तरह के आपको एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग में अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि आपकी जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं, जिनको हम जाइगोमाइसिटीज़ भी बोलते हैं, इनमें जाइगोस्पोर्स होते हैं, है ना। तो जाइगोस्पोर्स से चलो सेक्सुअल स्पोर्स हो गए। एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर मैं बात करूँ जो इनमें होते हैं, वो होते हैं जूस्पोर्स, है ना, प्लेनोस्पोर्स। तो ये इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके एस्कोमाइसिटीज़ की, तो एस्कोमाइसिटीज़ में कोनिडिया मिलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में कोनिडिया मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होते हैं, जैसे कि आपके कोनिडिया हो गए, जैसे कि आपके जूस्पोर्स हो गए, ठीक है। जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जो प्लेनोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी मदद से होती है, याद रखना, वो किसकी मदद से होती है, वो सेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होती है, ठीक है। यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होती है, जैसे कि मैंने बताया जाइगोस्पोर्स, ठीक है, जो आपके जाइगोमाइसिटीज़ या फाइकोमाइसिटीज़ में होते हैं। देन अगर मैं बात करूँ एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। तो इस तरह से ये आपके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जिनकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें। उसके अलावा अगर हम बात करें, इनके अंदर क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, याद रखना, जो स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर बनते हैं। ये भी हम देखेंगे, इनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर जो होते हैं यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। तो आओ अब इसमें पढ़ते हैं सेक्सुअल साइकिल, मतलब जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसकी लाइफ साइकिल समझनी है, अगर आपको थोड़ा सा इसका समझना है लाइफ साइकिल क्या होती है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो याद रखना इसमें 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले क्या होता है, याद रखना, सबसे पहले होती है प्लाज्मोगैमी, फिर होती है कैरियोगैमी, एंड फाइनली क्या होती है, मियोसिस। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये एक माइसीलियम है, ये दूसरा माइसीलियम है ना, इसमें इस तरह से एक बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ, ये दूसरा माइसीलियम है, इसमें भी एक बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ सेल, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज़ करता है, इस तरह से आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज़ करता है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, गैमी यानी मिलना, प्लाज्मो यानी साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का मिलना। तो सबसे पहले क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए हैं, देखो अभी साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुए हैं सिर्फ। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं N+N स्टेज, डाइकैरियन स्टेज, यानी यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस अभी सेपरेट पड़े हैं, इसको बोलते हैं N+N, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। याद रखना फंगस जो होती है बाय नेचर हैप्लॉइड होते हैं, ये फंजाई की जो माइसीलियम होते हैं ये बाय डिफॉल्ट हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके ये भी N है और ये भी N है, तो इसको हम N+N स्टेट बोलते हैं, जिसको हम डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। बाद में जाकर क्या होता है, देखो कुछ फंजाई में क्या होता है, एकदम से डायरेक्ट फ्यूजन हो जाती है, और कुछ में क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है। उनमें ये डाइकैरियन स्टेज कुछ समय तक बनी रहती है और फिर जाकर फ्यूजन होती है। तो इस तरह से बाद में फ्यूजन हो गया, तो ये हो गया आपका कैरियोगैमी, इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। जब आपके दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और फाइनली क्या होता है, देखो ये 2n बन गया, ये आपका 2n बन गया। इस न्यूक्लियस में जो 2n न्यूक्लियस है इसके अंदर मियोसिस होगी, और इन मियोसिस से क्या होगा, इसके अंदर स्पोर्स बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। ये स्पोर्स आगे जाके क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। बाद में क्या होगा, ये फ्यूज़ कर जाएगा, है ना, ये फ्यूज़ कर जाए बाद में जाकर ये फट जाएगा इस तरह से, और ये स्पोर्स जो है बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, और ये स्पोर्स बाहर रिलीज़ होकर जर्मिनेट कर जाएंगे, और इस तरह से एक नया हाइफा
एक नया फंजाई बना लेंगे। तो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं याद रखना। सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ किया जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, फिर आपका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ किया, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियो माने न्यूक्लियस, गैमी यानी फ्यूजन, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, देखो आपके पास 2n न्यूक्लियस बन गया, लेकिन प्लांट बॉडी n होती है, तो 2n से n कैसे बनेगा, मियोसिस के थ्रू। तो इसलिए जो स्पोर्स होते हैं अगर माइटोसिस से बनेंगे तो 2n बन जाएंगे, और 2n अगर जर्मिनेट करेगा तो 2n ही बॉडी बनेगी, लेकिन होनी n चाहिए। तो इसलिए याद रखना माइटोसिस तो नहीं हो सकती, तो इसलिए मियोसिस होती है ताकि 2n से n स्पोर्स बन जाए, और n यानी हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाए, और उससे क्या होगा, जब वो जर्मिनेट करेंगे तो जो माइसीलियम बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। तो इस तरह से 3 स्टेज होती है याद रखना। प्लाज्मोगेमी जहाँ पर फंजाई जो होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। देन कैरियोगेमी जहाँ पर क्या होता है 2 न्यूक्लियाई उनका फ्यूज़न होता है, और फिर फाइनली मियोसिस होता है जाइगोट के अंदर, जहाँ पर क्या होता है आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इनको क्या बोल देंगे हम, गैमीट्स बोल देंगे। जो ये फ्यूज़ किया ना सेल्स, इनको हम गैमीट्स भी बोल देते हैं। जो हमने बोला ना साइटोप्लाज्म्स 2 सेल्स के फ्यूज़ करते हैं, इन सेल्स को हम गैमीट्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है देखो, जो फंजाई होते हैं याद रखना, कुछ फंजाई जो होते हैं याद रखना, इनमें जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया डाइकैरियन स्टेज जो होती है वो परसिस्ट करती है, और कुछ में बिल्कुल एकदम से ये डाइकैरियन स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है और कैरियोगेमी हो जाती है। लेकिन बहुत सारों में या कुछ में क्या होता है याद रखना, ये सस्टेन करके रहती है, ये वहाँ पर परसिस्ट करके रहती है, ये एकदम से ख़त्म नहीं होती। कुछ समय तक जो आपका सेल होता है उसके अंदर आपको n+n तरह की देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। n+n स्टेज देखने को मिलती है जिसको हम डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब हम आते हैं फंजाई पर, एक एक करके हम फंजाई पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसीटीज़ की। किसकी बात करते हैं, फाइकोमाइसीटीज़ की। फाइकोमाइसीटीज़ को हम क्या बोलते हैं याद रखना, फाइकोमाइसीटीज़ को हम जाइगोमाइसीटीज़ भी कहते हैं। ये जो होती हैं याद रखना, इसको हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। ये बहुत प्रिमिटिव तरह की एल्गल फंजाई होती है याद रखना, इसको हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। बहुत प्रिमिटिव तरह की होती है। इसमें अगर हम बात करें जो इनमें हाइफा होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, मतलब इनमें कोई सेप्टा नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पर। मतलब तो ना तो सेप्टा है यानी एसेप्टेट है, और ना ही ये ब्रांच्ड होते हैं, तो ये ब्रांच्ड भी नहीं होते, ये अनब्रांच्ड होते हैं। यहाँ तक ये ब्रांच्ड भी नहीं होते और ये सेप्टा भी नहीं होता है इनमें प्रेजेंट, ये एसेप्टेट होते हैं। तो याद रखना जो फाइकोमाइसीटीज़ होते हैं ये जो होते हैं कहाँ ग्रो करते हैं, अगेन जैसे नॉर्मल फंजाई ग्रो करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, डिकेइंग वुड्स में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये पैरासाइट्स की फॉर्म में भी रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, जैसे हम इसका एग्जांपल देखेंगे एल्ब्यूगो का इसी का एग्जांपल बनता है, तो पैरासिटिक फॉर्म्स में भी मिलते हैं। तो याद रखना इनकी अगर हम बात करें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, वो एसेक्सुअल स्पोर्स की तरह होती है। इनमें 2 तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपको देखने को मिलता है ए प्लानोस्पोर्स, है ना, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होती है। 2 तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, एक तो होते हैं ए प्लानोस्पोर्स और एक होते हैं ज़ूस्पोर्स। याद रखना। अब देखो इसको आप, इनमें एक मोटाइल होता है और इनमें से दूसरा जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। अब कैसे याद रखोगे, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो जू में क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, जू स्पोर्ट्स में आ रहा है जू यानी एनिमल्स, और अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स मूव कर सकते हैं ना, तो इस तरह से याद रख लो कि जू स्पोर्ट्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं। वहीं जो आपके ए प्लानोस्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, ए का मतलब भी होता है नेगेटिव, ए का मतलब होता है नेगेटिव। जब आप किसी भी वर्ड के आगे ए लगा देते हो उसका मतलब होता है नॉट। तो याद रखना ये नॉन मोटाइल होते हैं, वहीं जो जू स्पोर्ट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स 2 तरह के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनमें जो स्पोर्ट्स बनते हैं कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं, है ना। स्पोर्ट्स 2 तरह से बन सकते हैं याद रखना, एक तो एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली। यहाँ जो स्पोर्ट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं। चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्ट्स हो चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हो, दोनों ही आपके स्पोर्ट्स जो है वो एंडोजीनसली बनते हैं, यानी वो जो आपकी फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं उनके अंदर बनते हैं, उनके बाहर नहीं बनते। यहाँ पर जो गैमीट्स होते हैं याद रखना वो आइसोगैमस होते हैं, सिमिलर इन नेचर होते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें याद रखना ये जो होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सब में जो है वो सिमिलर हों।
यहाँ पर डिसिमिलर भी देखने को मिल सकते हैं जिनको हम एनाइसोगैमस या oogamous बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसको आप याद रखो एक ट्रिक से, RAM, ये मेरी ट्रिक नहीं है, अगेन मैंने बता दिया। तो RAM तो याद रखना, इसकी ट्रिक यही होती है राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकोर, याद रखना। तो राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर। राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, यानी जो आपके ब्रेड के ऊपर जो फंगस उगती है वो राइजोपस होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें एल्ब्यूगो की, ये आपका मस्टर्ड के अंदर वाइट स्पॉट्स कॉज करता है जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, तो ये पैरासिटिक फॉर्म होती है जो मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करती है, याद रखना, एल्ब्यूगो होती है वो। तो इट इज़ अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये आपको याद रखना है। इसको आप याद रखो RAM, राम से आप याद रखो। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने इसमें ये पढ़ा कि यहाँ पर अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटीज़ की, जो इनमें सेप्टा होता है वो एसेप्टेट होता है, अनब्रांच्ड होता है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ए स्पोर्स और जू स्पोर्स की मदद से होती है, जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो एसेक्सुअल हो, वो एंडोजिनसली उगते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, एक और पॉइंट इसमें रह गया, यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, याद रखना। यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर्स उगते हैं वो कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। उनको क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर्स। याद रखना, जो सेक्सुअल स्पोर्स के नाम होंगे ना वो इनके एक्चुअल नाम के बेसिस पे बनेंगे। जैसे यहाँ पर जाइगोमाइसिटीज़ है ना, तो यहाँ पर जो इनका सेक्सुअल स्पोर बनेगा वो भी जाइगो से रिलेटेड होगा, तो जाइगोस्पोर्स। ठीक है, जो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे वो इनके नाम से रिलेटेड बनेंगे हमेशा, तो कन्फ्यूज नहीं होना ऐसे। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ की। एस्कोमाइसिटीज़ की याद रखना, एस्कोमाइसिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। इनको क्या बोलते हैं हम, सैक फंजाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम बोलते हैं सैक फंजाई, पूछ सकते हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो एस्को में क्या आ रहा है, एस से आ जाएगा सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं इनको बोलते हैं हम सैक फंजाई। एस्को में आ रहा है एस, तो यहाँ पर आ जाएगा सैक फंजाई। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज़ की अगर हम बात करें, याद रखना ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल होते हैं पेनिसिलियम, या फिर यीस्ट की अगर हम बात करें, जो कि एक रेयर यूनिसेलुलर फंजाई होता है, इसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, यीस्ट का नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अभी हम एग्जांपल लिखेंगे तो उसमें मैं लिखवाऊंगा अलग से, इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट आता है, देखो अगर हम बात करें, ये भी क्या होते हैं आपके सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना, ये आपके सेप्रोफिटिक होते हैं, ये भी आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, ये भी पैरासिटिक होते हैं, ये भी याद रखना। एक और होते हैं ये क्या होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं। ये क्या होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है कि ये जो काउ डंग होते हैं ना उसके ऊपर उगते हैं, याद रखना। जैसे आपका जो गोबर होता है उसके ऊपर उगते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोप्रोफिलस। इस नेचर को बोलते हैं हम कोप्रोफिलस। जब आपका कोई ऑर्गेनिज्म डंग के ऊपर उगता है तो उसको बोलते हैं हम कोप्रोफिलस। अगर हम इनमें बात करें, जो इनमें माइसीलियम होता है, याद रखना वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। मतलब इनमें जो माइसीलियम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें सेप्टा लगे होंगे बीच बीच में, और उसमें ब्रांचेस भी निकली होंगी इस तरह से। तो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, याद रखना। तो इसमें क्या होता है, याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास मैंने बनाया, इसमें क्या होता है, एक स्पेशल तरह के माइसीलियम होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, कोनिडियोफोर्स। दो मिनटों को मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। देखो इसमें क्या होते हैं, स्पेशल तरह के कुछ माइसीलियम होते हैं, इनको बोलते हैं हम कोनिडियोफोर। इन कोनिडियोफोर में क्या होते हैं, याद रखना, इनके ऊपर आपके पास एसेक्सुअल स्पोर्स उगते हैं और इनको बोलते हैं हम कोनिडिया, इस तरह से। ठीक है, आपके ये है कोनिडियोफोर्स, इनके ऊपर यहाँ पर एक्सोजीनियसली उगते हैं कोनिडिया, याद रखना। ये आपके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं कोनिडिया। दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होती है, जो कि होते हैं कोनिडिया, जो कि कोनिडियोफोर्स के ऊपर उगते हैं, जो कि स्पेशल तरह के माइसीलियम के ऊपर उगते हैं, जिनका नाम होता है कोनिडियोफोर्स। अगर हम बात करें, जो कोनिडिया होते हैं क्या करते हैं, बाद में जाकर ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, है ना, ये इस तरह से हवा के थ्रू उड़कर बाद में जाकर ये जर्मिनेट कर जाएंगे और इस तरह से एक नया माइसीलियम बना लेंगे।
है। इनमें अगर हम बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होती है। जो कौन कौन से होते हैं मैंने बताया ना, सेक्सुअल स्पोर्स पे याद करना बहुत आसान है। जो इनके नाम है ना उसी के नाम के आधार पर आप याद रखें। इनका नाम क्या है, एस्कोमाइसिटीज। जिनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर्स। जिनमें सेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर्स। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं। अभी जो एस्कोस्पोर्स होते हैं याद रखना, ये जो होते हैं ये एंडोजीनियसली मिलते हैं। ये एक्सोजीनियस नहीं होते, ये एंडोजीनस होते हैं। वहीं जो कोनिडिया होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, ये एंडोजीनस होते हैं। और ये किसके अंदर उगते हैं याद रखना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर उगते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं हम एस्काई, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम एस्काई, या सिंगुलर इनको बोलते हैं हम एस्कस। तो इस तरह से याद रखना। इसमें क्या होते हैं, इस तरह से ना मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। इसमें इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको बोलते हैं हम एस्कोकार्प। इसका नाम क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तो इनमें जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है इनको बोलते हैं हम एस्कोकार्प। इनमें जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं हम एस्कोकार्प। इन एस्कोकार्प के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें इनको क्या बोलते हैं हम एस्कोस, या इनको बोलते हैं हम सिंगुलर एस्कस बोल देते हैं, और प्लूरल में इसको हम एस्काई बोल देते हैं। इसके अंदर उगते हैं आपके एस्कोस्पोर्स। याद रखना, इसके अंदर आपके उगते हैं एस्कोस्पोर्स। जो आपके एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली उगते हैं। और किसके अंदर उगते हैं, इस तरह से आपके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम एस्कस। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स किनके अंदर मिलते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर मिलते हैं। याद रखना, एस्कोकार्प क्या बोलोगे आप, फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मिलते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम एस्कोकार्प। याद रखना, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। अब इसके एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि भाई आपके जो एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं इनको हम सैक फंजाई बोलते हैं कॉमनली। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं, यानी ये काउ डंग के ऊपर या फिर डंग के ऊपर जनरली ग्रो करते हैं। याद रखें, इनके जो हाइफा होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं, अनलाइक आपके जो आपके फाइकोमाइसिटीज़ था। याद रखना, फाइकोमाइसिटीज़ ही इकलौते ऐसे फंजाई जिनमें एसेप्टेट और अनब्रांच्ड होते हैं हाइफा। बाकी जितने भी आपके होते हैं, चाहे वो एस्को है, चाहे वो बेसिडियो है, चाहे वो ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ है, सब में आपके सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं हाइफा। याद रखना, बस वो इकलौता ऐसा है, इसलिए उसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, प्रिमिटिव फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल स्पोर्स में होते हैं जिनको कोनिडिया बोलते हैं, जो कि स्पेशल तरह के माइसिलियम पे उगते हैं, जिनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर्स। अगर हम बात करें, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होती है, जिनका नाम होता है एस्कोस्पोर्स। ये एंडोजीनसली उगते हैं। याद रखना, ये एक्सोजीनसली उगते हैं। जो कोनिडिया होते हैं ये एक्सोजीनसली उगते हैं, बाद में जाकर ये इस तरह से डिटैच होकर जर्मिनेट करके माइसिलियम बना देते हैं। वहीं जो अगर हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें, ये एस्कोस्पोर्स होते हैं और ये एंडोजीनसली उगते हैं, ये भी बाद में जाकर जर्मिनेट करेंगे। याद रखना, ये भी बाद में जाकर जर्मिनेट करेंगे। और याद रखना, ये किसके अंदर बनते हैं, ये इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, जिसको हम एस्कस बोलते हैं, प्लूरल एस्काई बोलते हैं। और ये किसके अंदर अरेंज्ड होते हैं, ये जो आपकी ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एस्कस या एस्काई, ये इस तरह से फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर अरेंज होते हैं, बड़ी बड़ी फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर अरेंज होते हैं, जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। तो अब आप इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, इसकी एग्जाम्पल की ट्रिक होती है। देखो, इसको आप ऐसे याद रखो, ये अगेन मेरी ट्रिक नहीं है। इसको आप ऐसे याद रखो, मान लो आपके पास एक इस तरह से आदमी है, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, पिकनिक मनाने जा रहा है। तो वो क्या लेता है, एक पूरा बैग अपना बना के लेके जाता है, अपना पूरा एक है ना बोरिया बिस्तर बांध के जाता है पिकनिक मनाने। तो सैक से याद रखो, इससे आपको याद रखना सैक फंजाई की बात हो रही है। तो अब वो क्या करता है, इसमें क्या क्या पैक कर लेता है, देखो इसमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें पैक कर लेता है। जैसे खाने के लिए वो इसमें ना डेलिकेसीज डाल देते हैं, जैसे मोरल्स, ट्रफल्स, ठीक है, मोरल्स डाल देता है इसके अंदर ट्रफल्स डाल देता है, इसके अंदर मोरल्स डाल देता है, इसके अंदर ट्रफल्स डाल देता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत ईस्ट भी डाल देता है कि भाई कहीं ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ब्रेड वगैरह बनाने की, है ना, या फिर वहाँ पर वाइन वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए वो यीस्ट भी रख लेता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो यीस्ट भी रख लेता है। दैन इसके अंदर वो और ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि अगर मान लो चोट वगैरह लग गई तो पेनिसिलियम वगैरह भी रख देता है, पेनिसिलिन भी रख देता है, याद रखना पेनिसिलिन भी रख देता है। ठीक है, तो इससे आप याद रखो पेनिसिलिन भी रख लेता है।
तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि इसमें क्या क्या आते हैं आपके पास। इसमें जो पेनिसिलियम होता है आपका, वो इसका एग्जाम्पल होता है किसका, एस्कोमाइसिटीज़ का, सैक फंजाई का। जो यीस्ट होते हैं जिसको हम सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी बोलते हैं, बेकर सीड्स बोलते हैं, ब्रूअर सीड्स बोलते हैं, वो भी आपका एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल्स है। मोरल्स एंड ट्रफल जो आपकी डेलिकेसीज होती है जो कि बहुत महंगी होती हैं और एडिबल होते हैं नेचर में, वो भी आपके एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं। तो याद रखना ये सब आपके एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं। और याद रखना ये क्या करता है, साथ में अपने साथ एक आसन भी ले जाता है, जैसे चटाई वगैरह ले जाते हैं, यानी अपने साथ एक आसन ले जाता है, चटाई वगैरह ले जाते हैं बिछाने के लिए। तो ए से आप याद रखोगे, ए से आप याद रखोगे क्या, एस्परजिलस। ए से क्या आएगा, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर। याद रखना इससे आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। एस्परजिलस नाइगर जो होता है इसी का एक वो होता है फर्दर, याद रखना उससे आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। तो सिट्रिक एसिड आपको किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर। इसको आप याद रख सकते हो गीला गीला से। गीला गीला क्या होता है आपका, नींबू का पानी। तो याद रखना एस्परजिलस नाइगर से आपको क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। अगर हम बात करें सी से आएगा क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स की अगर हम बात करें, याद रखना दूसरा आपको होता है क्लेविसेप्स सी से। और एन से आता है आपका न्यूरोस्पोरा। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोस्पोरा को आप यूज़ करते हो अपनी स्टडीज़ के लिए, जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती है, जो जेनेटिक वर्क होते हैं, जो बायोकेमिकल स्टडीज़ होती हैं, उनके लिए आप इसको यूज़ करते हो। याद रखना जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, जेनेटिक वर्क के लिए इनको हम यूज़ करते हैं, इनको जेनेटिक स्टडीज़ के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, इनको बायोकेमिकल वर्क के लिए, बायोकेमिकल स्टडीज़ के लिए इनको हम यूज़ करते हैं न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, तो इसमें हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज़। नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। याद रखना बेसिडियोमाइसिटीज़, इसको हम बी से याद रखो, बी से बेसिडियो, बी से ब्रैकेट। इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। बी से बेसिडियोमाइसिटीज़, बी से ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। तो याद रखना कॉमनली नॉन फॉर्म्स होती हैं इसकी, वो कौन कौन सी होती है, मशरूम्स होते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स होती हैं। तो जो हम मशरूम्स खाते हैं ना, एडिमल मशरूम, वो इसी के एग्जांपल है। अभी हम एग्जांपल में लिख लेंगे उसको। याद रखते हैं ये भी ट्री लम्प्स पे, ये जो ट्री स्टम्प्स होते हैं उन पे उग जाती है। जो लोग्स होते हैं, सॉइल होती है, ड्राइड पत्ते होते हैं, या फिर जो लिविंग बॉडी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन पे उग जाती है एज अ पैरासाइट्स। ठीक है, तो याद रखना जो आपके रस्ट होते हैं, स्मट्स होती हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। ये हम एग्जांपल में लिखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगर हम इनमें बात करें माइसीलियम की, माइसीलियम की अगर हम बात करें, इनके अंदर भी ब्रांच्ड है और सेपरेट है। मैं बताया ना सिर्फ अनब्रांच्ड और जो है वो ए सेपरेट, वो किसके अंदर मिलते हैं आपको, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर मिलता है। बाकी सबके अंदर आपको ब्रांच और सेपरेट हाइफाई ही देखने को मिलेगा, माइसीलियम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनके अंदर जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं, याद रखना इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर याद रखना ये नहीं होता। हमें क्या लगता है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं उनके नखरे होते हैं, याद रखना, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज़ के सबसे ज़्यादा नखरे होते हैं। याद रखना हमारी बस निकल चुकी है, इनके नखरे इतने हैं, याद रखना। क्यों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं करते, और जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो ये बोलते हैं कि हम एंडोस्पोर्स बनाएंगे नहीं, हम एक्सोस्पोर्स बनाएंगे। तो इनके हर चीज़ में नखरे हैं। ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं कर रहे जो सब शो कर रहे हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी ये एक्सोजीनसली स्पोर्स बनाते हैं। तो याद रखना इनके सबसे ज़्यादा नखरे होते हैं कि हमारी बस निकल चुकी है। अब नेक्स्ट आता है, याद रखना यहाँ पर जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं वो नहीं मिलते, बट यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। याद रखना वेजिटेटिव यहाँ पर रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह से आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम इनमें बात करें अगेन, यहाँ पर जो होती है यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, और लेकिन यहाँ पर जो आपके पास सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनस स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर जो सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनस स्पोर्स बनते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक्सोजीनस स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी के बाहर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये अंदर नहीं बनते, याद रखना। यहाँ पर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो होती तो है, पर यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनसली बनते हैं, वो बाहर की तरफ बनते हैं, वो फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर नहीं बनते। अगर हम बात करें, याद रखना इनके अंदर क्या होता है, जो डाइकैरियोन स्टेज होती है, याद रखना इनके अंदर जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, याद रखना इसके अंदर ना 3 आपको अगेन वो देखने को मिलती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना। पहले प्लाज्मोगैमी होगी, देन अगेन कैरियोगैमी होगी, एंड देन मियोसिस होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगेन वो सब में आपको देखने को मिलेगी, जिनमें भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो इन सब में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनमें जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो होती हैं बेसिडियोकार्प। जो इनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं बेसिडियोकार्प।
जैसे वहाँ पर एस्कोकार्प थी, यहाँ पर होती हैं बेसिडियोकार्प। और इसके अंदर जो आपके पास इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके वो बोलते हैं बेसिडियम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेसिडियोकार्प है, बेसिडियोकार्प के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बेसिडियम। और इस बेसिडियम के अंदर जो आपके पास होते हैं स्पोर्स उगते हैं एक्सोजीनियसली। तो इसके अंदर जो आपके पास जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको हम बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं, याद रखना है, इनको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। वो इसमें बाहर को उगते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं हम एक्सोजीनियसली उगते हैं। समझो, जैसे मैं मशरूम की एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे आपका ये मशरूम है, ठीक है, जैसे आपका ये मशरूम है, ये मशरूम है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर आपको बेसिडियम देखने को मिलते हैं। ये आपका जो है बेसिडियोकार्प है, याद रखना, ये आपका बेसिडियोकार्प है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी बना रहा हूँ ये बेसिडियोकार्प है। इसके अंदर इस तरह से जो मैं येलो दिखाऊंगा, देखो जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ वो आपके बेसिडियम है जो यहाँ पर उग रहे हैं। इस तरह से ये बेसिडियम उग रहे हैं। और इन बेसिडियम में एक्सोजीनियसली कौन उगते हैं आपके, यहाँ पर में बाहर की तरफ उगते हैं आपके बेसिडियोस्पोर्स, बाहर की तरफ उगते हैं, याद रखना, इस तरह से बाहर की तरफ उगते हैं, इनके अंदर नहीं उगते, बाहर की तरफ उगते हैं। जैसे आपके बेसिडियोकार्प है, सॉरी बेसिडियम है, इसके बाहर की तरफ उगते हैं, यहाँ पर एक्सोजीनियसली उगते हैं स्पोर्स, याद रखना। तो इस तरह से आपको याद रखना, यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो बेसिडियोकार्प होती हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो मैंने येलो कलर से दिखाई, इनको बोलते हैं बेसिडियम। और इस बेसिडियम्स के एक्सोजीनियसली कौन उगते हैं, यहाँ पर बेसिडियोस्पोर्स उगते हैं। अगर हम बात करें ये जो होते हैं इनके कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक होती है, याद रखना, इसकी ट्रिक होती है पुआ। अगेन ये मेरी नहीं है। पी से आएगा पक्सीनिया, यू से आएगा अस्टिलेगो, और ए से क्या आएगा, ए से आएगा आपका अगेरिकस। अगेरिकस इज़ द नेम ऑफ मशरूम, जो हम मशरूम खाते हैं उसको हम अगेरिकस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, याद रखना। अस्टिलेगो जो होता है इसको बोलते हैं स्मट फंजाई। तो हमने जो शुरू में बात की थी स्मट, रस्ट, इसी में आते हैं। तो देखो मैंने एग्जांपल में आपको लिख के आती है। पक्सीनिया की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ रस्ट फंजाई, अस्टिलेगो इज़ द स्मट फंजाई, अगेरिकस इज़ द मशरूम। तो ये सब आपको एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं, इसको आप पुआ से याद रख सकते हो। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि इसको हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। यहाँ पर जो माइसीलियम या हाइफा होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। इसके बहुत नखरे होते हैं जिस कारण से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, और जो शो करता है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसमें भी स्पोर्स एक्सोजीनियसली बनाता है जिनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और ये किन के अंदर बनते हैं, बेसिडियम जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, जो किसके अंदर अरेंज होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी जिनको बेसिडियोकार्प बोलते हैं उनके अंदर अरेंज होते हैं। इनमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है बाय कॉमन मीन्स कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। अगर हम बात करें इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं, पुआ से हमें याद रखना है पक्सीनिया, अस्टिलेगो, अगेरिकस। अगेरिकस को हम एडिबल मशरूम्स कहते हैं। अच्छा, अस्टिलेगो की अगर बात करें इसको हम स्मट फंजाई कहते हैं, और जो पक्सीनिया होता है वो हमारा रस्ट फंजाई होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटीरोमाइसिटीज़, याद रखना ड्यूटीरोमाइसिटीज़ इज़ वेरी ईजी, सबसे ज़्यादा आसान ड्यूटीरोमाइसिटीज़ है, याद रखना। ड्यूटीरोमाइसिटीज़ के अंदर ना आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती, और इसी कारण से इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, याद रखना। एक ही आपको आंसर याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इम्परफेक्ट फंजाई, तो आपको याद रखना है ड्यूटीरोमाइसिटीज़, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती, इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेजेस देखने को मिलते हैं, याद रखना। इनके अगर याद रखना ये ना याद रखना, ड्यूटीरोमाइसिटीज़ ना याद रखना बहुत ही फ्लेक्सिबल ग्रुप होता है। होता क्या है, बहुत सारे इसमें एनसीईआरटी कहती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें बाद में जाकर सेक्सुअल फेजेस पता चलते हैं कि हाँ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो उन फंजाई को उठाकर हम बाद में किन में डाल देते हैं, या तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं या फिर एस्कोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे फंजाई भी होते हैं जिनमें पता चलता है कि नहीं इनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं, तो इनको वापस से किस में डाल देते हैं, ड्यूटीरोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल ग्रुप होता है जहाँ पर आप इनसे जब आपको पता चलता है कि हाँ ये सेक्सुअल स्पोर्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रही है, तो इनको उठाकर हम जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ होते हैं उनमें डाल देते हैं, और कुछ जिनमें नहीं होते उनको उठाकर ड्यूटीरोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल ग्रुप होता है। अब इनमें आपको याद रखना है कि जो आपकी ड्यूटीरोमाइसिटीज़ होती हैं इनमें क्या होता है, सिर्फ आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, और इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं, वो अगेन कोनिडिया होते हैं। वो कौन से होते हैं, अगेन कोनिडिया होते हैं, जो कि अगेन आपके एक्सोजीनियसली ही उगेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो माइसीलियम होते हैं वो सेपरेट एंड ब्रांच्ड होते हैं, जिनमें माइसीलियम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं वो यहाँ पर इस ग्रुप में आते हैं। तो याद रखना इनके अंदर कौन आते हैं, डिकम्पोजर्स। तो आपको आ सकता है कि कौन इनके अंदर आते हैं, याद रखना डिकम्पोजर्स किसके अंदर आते हैं। तो याद रखना डी से ड्यूटीरो, डी से डिकम्पोजर्स। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ड्यूटीरोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं। तो जो आपके लीटर्स के डिकम्पोजर्स होते हैं या फिर जो आपके मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स, वो सभी किसके अंदर आते हैं, वो ड्यूटीरोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसकी ट्रिक होती है कैट। याद रखना कैट। सी से आएगा कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। ठीक है, ए से क्या आएगा, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया। एंड टी से आएगा ट्राइकोडर्मा। ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, याद रखना कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। याद रखना जो आपका ये 3 एग्जाम्पल्स हैं किस में आते हैं, ड्यूटीरोमाइसिटीज़ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।